दिग्गज नेताओं की ये तस्वीर दिल्ली की है, जहां पीसीसी चीफ कमलनाथ को छोड़कर तमाम सीनियर लीडर मौजूद हैं। राज्यसभा सांसद विवेक तन्खा ने ट्वीट के कैप्शन में लिखा कि मीटिंग पोस्टपोन हो गई, लेकिन चर्चा और गपशप का मौका मिल गया। दरअसल दिल्ली में एमपी कांग्रेस के टॉप लीडर्स की बैठक कांग्रेस अध्यक्ष और राहुल गांधी के साथ होनी थी, जिसमें एमपी चुनाव को लेकर मंथन होना था, पहले 24 को और फिर 26 को, जिस पर कहा यह गया कि कर्नाटक में मंत्रिमंडल विस्तार के चलते बैठक टल गई, लेकिन सियासत नहीं टली। गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने अपने अंदाज में निशाना साधा और अंदरूनी खींचतान पर तंज कस दिया। नहीं, सिंपल मामला है। ये जो बैठक होगी इसमें कांग्रेस के अध्यक्ष मौजूद रहेंगे, क्योंकि मध्य प्रदेश के मामले में ये इस तरह की पहली बैठक हो रही है, और क्योंकि मंत्रिमंडल का विस्तार है और खड़गे जी का राज्य है कर्नाटक, इसलिए उनका वहाँ रहना जरूरी था, इसलिए रद्द नहीं हुई, पोस्टपोन हुई। तारीख पर तारीख, तारीख पर तारीख। दरअसल है क्या कि कांग्रेस में दो तरह के नेता हैं, एक जनप्रिय नेता है कुछ, और कुछ 10 जनपद के प्रिय। जनप्रिय नेताओं की वाट लगा रखी है। अब मध्य प्रदेश में अपन जीतू पटवारी जी को ले लें, अरुण यादव जी को ले लें, उन्हें कोई पूछ नहीं रहा है, हाशिए पर करने की कोशिश की जा रही, और 10 जनपद के प्रिय हैं, उनको आगे बढ़ाते हैं। बात कांग्रेस की ही नहीं, बीजेपी में भी सियासी हलचल तेज है। बीते 3 दिनों से अलग अलग स्तर पर बैठक और नेताओं की मेल मुलाकात बहुत कुछ कह रही है। बुंदेलखंड में विरोध के स्वर उठे तो कुछ नेता अपनी ही पार्टी के लिए इशारों में कुछ कहते नजर आए। हालांकि जो चर्चा में ज्यादा है, उन्होंने ऑल इज वेल भी कह दिया। ये मेरा व्यक्तिगत मत है। कुछ लोग जो हमारे मूल कैडर को नहीं मानते हैं, कुछ लोगों की जिस प्रकार से भारतीय जनता में एंट्री हुई है, उनके कारण ये हमें लगता है कि ये असंतोष की स्थिति है। कुछ भी सोशल मीडिया पे लिखना, भारतीय जनता पार्टी के बारे में लिखना, यदि इस प्रकार से लिखा जाएगा तो निश्चित तौर पे ये चिंता का विषय है। ये सब जो कुछ भी बुंदेलखंड में हुआ है, इसका हमें लगता है कि 2-3-4 दिन के भीतर कुछ बढ़िया सब कुछ हो जाए। बार बार कभी भाई कहते थाली में छेद कर रहे हैं, कौन है वो लोग? या एवरीथिंग इज ऑल इज वेल, नथिंग इज रॉन्ग। नहीं, लेकिन वो ललित वो कह रही हैं कि आपको टिकट नहीं मिलेगा, चुनाव नहीं लड़ेंगे। मुझे नहीं पता कौन क्या कह रहा है। एवरीथिंग इज ऑल इज वेल। 2023 चुनाव में अभी थोड़ा वक्त है, लेकिन सियासत चरम पर है, जिससे ये तो साफ है कि 2018 से ज्यादा घमासान 23 में दिखाई देगा, और जिसने बेहतर सामंजस्य और संवाद बैठा लिया, उसका बेड़ा पार हो जाएगा। बंसल न्यूज के सवाल नंबर 1, चुनाव से पहले क्या अंदरूनी कलह और देखने को मिलेगी? सवाल नंबर 2, क्या एक दूसरे की खींचतान पर दोनों दल रोटियां सेकते नजर आएंगे? सवाल नंबर 3, क्या अंदरूनी गुटबाजी को खत्म कर पाएंगी पार्टियां? नमस्कार, मैं हूं शरद द्विवेदी और आज का हमारा मुद्दा है ऑल इज वेल। आपने देखी 2-3 तस्वीरें। कई बार समस्या के समाधान का हमारा नज़रिया बड़ा अलग हो जाता है और वही चुनौती और प्रॉब्लम भी बन जाता है। बुंदेलखंड में जिस तरह का मसला सामने आया, जहां भारतीय जनता पार्टी के एक बड़े नेता कैबिनेट मंत्री भूपेंद्र सिंह जी को लेकर कथित नाराज़गी का विषय उठा और ये बात उठी, ये बातें सामने आने लगी कि गोविंद सिंह जी और गोपाल भार्गव जी को कुछ चुनौतियां या कुछ समस्याएं हैं। अब इसका समाधान का सबसे सरल रास्ता क्या है कि भूपेंद्र जी, गोविंद जी और गोपाल जी एक साथ बीजेपी कार्यालय में बैठें मीडिया के सामने, क्योंकि असली समस्या कई बार, माफ़ कीजिएगा,
हम लोग हो जाते हैं चौथा स्तंभ हो जाता है। एक खबर ये छप गई, एक खबर वो छप गई, तीनों हाथ में हाथ डालकर चाय पीने के बाद निकले, वो का छाप रहा है गुरु, तो मतभेद है, मतभिन्नता है, देखो यार तीनों खड़े हैं साथ में, बात खत्म हो गई। लेकिन इसके लिए कुछ ऐसे लोग लगते हैं कि वो इकट्ठा कहें कि भूपेंद्र जी आ जाइए, गोपाल जी आ जाइए, गोविंद जी आ जाइए। अब इसमें क्या होता है, बीच में कुछ अजीब सा बोलकर फंस जाने वाली प्रवृत्तियां भी विकसित हो जाती हैं। जैसे राज बहादुर जी कह रहे थे कि चल रहा है सब समाधान हो जाएगा, अभी से बोलने की ज़रूरत नहीं है। या उधर से केपी यादव बोल गए, अब कह रहे हैं ऑल इज़ वेल, ऑल इज़ वेल। अरे भैया, एक रणनीति को फॉलो करो, अगर आपको लड़ना है तो लड़ो, और अगर आपको यही बोल के फिर कहना ऑल इज़ वेल, ऑल इज़ वेल, तो लेकिन मैं मानता हूं कि ये मसला केपी यादव या बड़े नेताओं पर उलझता नहीं, इनसे भी बड़े नेताओं की चुनौती ये अधिक है। कांग्रेस में खुला खेल फर्रुखाबादी है, वहाँ गाली देनी है, माफ़ कीजिएगा, कोसना है तो कह दिया जाता है, कांच टूट जाते हैं, नारेबाजी हो जाती है, सारा गुबार भड़ास निकल जाती है, आदमी चला जाता है। बीजेपी में जोश में बोलने के बाद फिर व्यक्ति पीछे हटता है और चुनौती बड़ी होती चली जाती है। तो ये बिल्कुल राइट टाइम है। ऐसा नहीं कि कांग्रेस में सारी चीज़ें नहीं हैं, वहाँ भी बहुत कुछ है। कहने वाले तो ये भी कहने से नहीं चूकते कि दिल्ली की जो बैठक है वो टली इसीलिए है। राहुल जी को ये समझ में आ गया, मल्लिकार्जुन जी को समझ में आ गया कि तो बर्र का छत्ते में हाथ डालने जैसा है। बरा क्या सच्चाई है हम नहीं जानते, लेकिन तो दोनों ही पार्टियों के लिए ये समय है जिसको अंग्रेजी में कहते हैं रेट्रोस्पेक्शन, हिंदी में आत्मनिरीक्षण, कि आप आंख में आंख डालिए उन नेताओं को जिनके मन में पीड़ा है, चुनौती है, समस्या है, और उनकी आपस में बैठक कराइए और उनसे पूछिए, चाहते तो आप भी जीत हैं, चाहते तो आप भी अपनी पार्टी को बहुत हैं, तो फिर ये सब क्या है, क्यों चल रहा है ये सब? आज इसी पर हम बात करेंगे, समझेंगे कि क्या चुनौतियां हैं। जो मेहमान हमारे साथ हैं उनसे मिलिए। योगेश यादव जी हैं, वरिष्ठ कांग्रेस नेता, सेवा दल मध्य प्रदेश कांग्रेस के प्रवक्ता और एक अच्छे लेखक। बहुत स्वागत करता हूं योगेश जी आपका। डॉक्टर हितेश वाजपेयी हमारे साथ हैं, पूर्व अध्यक्ष हैं नागरिक आपूर्ति निगम के, चिंतक, विचारक, राजनेता हैं, उनका बहुत स्वागत। मनोज सैनी जी हैं, एग्जीक्यूटिव एडिटर, पॉलिटिकल एडिटर। मनोज, पहली टिप्पणी आपकी। दिन भर बीजेपी में आप गतिविधियां देखते रहे, बड़ा अजीब लग रहा था केपी यादव जी को देखकर, ऑल इज़ वेल, ऑल इज़ वेल। पहले आप कुछ हड़बड़ी में कुछ और कह जाते हैं, क्या ज़रूरत है? लेकिन मैं फिर कहूँगा कि उनसे अधिक त्रुटि या गलती की बात नहीं है, समझाइश का स्तर जो है वो बड़ा पुख्ता ऊपर से होना चाहिए। देखिए, कुछ भी ऑल इज वेल नहीं है शरद जी, भले केपी यादव ये कहे, अब वो दोनों दलों के लिए सोचना पड़ेगा। खासकर भारतीय जनता पार्टी के भीतर तो बिल्कुल भी नहीं दिखाई दे रहा, इसको कहने में कोई गुरेज नहीं है, क्योंकि चुनाव बिल्कुल सामने है। और हमें लगता है पार्टी के जो वरिष्ठ नेता है वो बेहतर तरीके से समझ भी रहे कि हाँ, इसको ऑल इज वेल करना है। इसीलिए आज हम देख रहे थे कि सुबह सुबह अचानक से प्रकाश जी पहुंच जाते हैं, मुरलीधर राव, शिवराज जी, नरोत्तम मिश्रा, सभी लोग बैठते हैं। उसके बाद केपी यादव को भी बुलाया जाता है, उनसे भी बात होती, फिर से प्रकाश जी अपने साथ वाहन में लेकर उनको कहीं चले गए, जहाँ भी गए हों, अब कितना उनको समझाने का प्रयास किया जाएगा। उसी तरह राज बहादुर सिंह पहुंचते, उन्होंने भी अपनी बात रखी। फिर वहाँ के महापौर को एक नोटिस जारी होता, जो कुछ कथित तौर पर उन्होंने व्हाट्सएप पर जो बातें कही है। तो हमें लगता है एक सामंजस्य और संवाद जिसकी बहुत ज़रूरत है, अब बीजेपी उस तरफ बढ़ रही है। और हमें लगता है ये यदि संवाद स्थापित नहीं किया गया तो आने वाले दिनों में, और आज भी दिन भर सोशल मीडिया पर तमाम तरह की खबरें चलती रही, क्योंकि अब सबसे बड़ा, आपने बिल्कुल ठीक कहा कि जो बातें चल रही वो तो अपनी जगह है, पर सोशल मीडिया या जो हाथ में मोबाइल है वो अपना एक अलग तरह का कमाल करता रहता है। तो सोचने की ज़रूरत है बीजेपी को भी। और कांग्रेस की यदि आज बैठक होती दिल्ली में तो हमें लगता है आज हम उस पर भी बात कर रहे होते, क्योंकि तैयारियां, जिस तरह की तस्वीरें वहां से सामने आई, तमाम नेता, चाहे जीतू पटवारी हो, अरुण यादव, वो सब एक साथ खड़े हुए थे। कमलनाथ जी को जाना था, पर अब वो छिंदवाड़ा में रुक गए क्योंकि बैठक कैंसिल हो गई। बैठक निरस्त होने या कैंसिल होने के पीछे वजह यही है कि यदि ये बैठक होती तो शायद बीजेपी को बोलने का मौका कुछ ज़्यादा मिल जाता, पर दोनों के भीतर कुछ भी ठीक नहीं है। और जितने जल्दी ठीक हो जाए, आप और हम भी करते हैं अपने अपने दफ्तरों में भी और घरों में भी, और ऐसी मीटिंग में सबसे संकट में होता है मुखिया, क्योंकि वो कई बार छोटे भाई और बड़े भाई के तनावग्रस्त चेहरों को देखता है, जिनके बीच में भले ही एक शर्ट को लेकर विवाद हो गया कि मैं प्रेस करता हूं, पहन के ये चले जाते हैं, लेकिन मुखिया तनाव में रहता है कि यार कहीं इनके प्रेम पर कोई असर ना आ जाए इसकी वजह से। तो वो कई बार नाना प्रकार के रास्ते, तो सबसे ज़्यादा तनाव में रहता है मुखिया।
उसकी कोई परवाह नहीं करता। योगेश जी, चुनौती ऐसा नहीं है कि बीजेपी आप पर मुस्कुरा के निकल जाए या आप बीजेपी पर मुस्कुरा के कटाक्ष करके निकल जाए। ये समस्या घर घर की कहानी जैसी है। तनाव हर जगह है, अपेक्षाएं, महत्वाकांक्षाएं हर राजनीतिक दल में हैं, और जैसा हमने कहा, दिल्ली की आपकी बैठक के लिए भी नाना प्रकार की बातें कही गई। कल कांग्रेस से बीजेपी में आए एक प्रवक्ता तो बहुत ही बड़ी बड़ी बातें कह गए। हमने कहा लगता ही नहीं कि आप कांग्रेस छोड़ आए हैं। तमाम बातें हैं, लेकिन आप किस तरह देखते हैं, क्योंकि घर आपको भी दुरुस्त करना होगा और बाकी प्रतिद्वंदी राजनीतिक दल पर तो आपकी निगाह है ही। जी योगेश जी। देखिए शरद जी, जब भी बैठक होती, आत्म मंथन होता है, तो निश्चित ही उसमें से अमृत निकल कर आता है। ये बहुत पहले भी मैंने कहा है। और आज संवाद स्थापित करने की जो परंपरा है कांग्रेस की आपस में मिल बैठकर, तो उसके अंदर कुछ ऐसी बात निकल कर नहीं आई है कि इतनी जल्दी टिप्पणी की जानी चाहिए। बैठक थी, राहुल जी और खड़गे साहब कर्नाटका के दौरे पर व्यस्त थे। हमारे सभी नेता दिल्ली है, भोपाल है, ये उनका राजनीतिक क्षेत्र है, और जी नहीं आए तो इसका अभिप्राय ये तो नहीं है कि वो वहां पर है ही नहीं या उपस्थित नहीं है, या उनके बारे में कयास कुछ भी लगाए जा सकते हैं, कल्पनाएं की जा सकती हैं। आप जानते हैं स्क्रिप्ट लिखने में काल्पनिक स्क्रिप्ट कुछ भी लिखी जा सकती है, और उसका कोई तथ्यात्मक आधार यदि नहीं है तो हमें इस तरीके की जो स्क्रिप्ट है इस पर जो ज्यादा ध्यान देने की आवश्यकता नहीं है। आज मैं पूरे विश्वास, मैं समझ रहा हूँ, ये समझाइश हम लोगों की तरफ है जी। हाँ, नहीं, मैं सिर्फ आप ही को आरोपित नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि आपने स्वयं ही आपने कहा है कि चौथा स्तंभ है, संभावनाएं तो खोजी जाती है, चाहे वो काल्पनिक हो या तथ्यात्मक हो। लेकिन मैं इतना जरूर मानता हूँ कि मेरा और कॉन्फिडेंस नहीं है, लेकिन जो कांग्रेस में जो मंथन का दौर चल रहा है वो बहुत सुव्यवस्थित है। और सबसे बड़ी बात है, मैं 45 साल के अपने कांग्रेस के कैरियर में एक बात जरूर देख रहा हूं कि अब की कोई नेता अपने, इसको तो मैं दम भी कहूंगा कि अपने दम पर ये नहीं कहता कि नहीं तेरा टिकट फाइनल हो गया, तू जा अपनी तैयारी करे। आज सबसे बड़े नेता, चाहे वो कमलनाथ जी हो, दिग्विजय सिंह जी हो, या हमारे पचौरी जी, अन्य नेता जितने भी हैं, वो एक ही शब्द का प्रयोग करते हैं कि भाई देखिए सर्वे रिपोर्ट आने दीजिए, सर्वे रिपोर्ट में आपका क्या तरीका रहेगा। इसका मतलब है कि कांग्रेस के अंदर सामूहिकता का जो एक भाव है, वो सामूहिकता का भाव बना हुआ, मैं का दम्भ नहीं है। अब मैं के दम्भ के शिकार हुए हैं हमारे ज्योतिरादित्य सिंधिया। अब उसमें हम की प्रवृत्ति ना होने के कारण इमरती देवी, मुझे नहीं मालूम कि इमरती देवी जी कितना राजनीतिक तौर पर परिपक्वता रखती हैं, लेकिन जिस तरीके से बयान देकर एक सम्मानित सांसद को अपमानित करना कि ड्राइवर रहे हैं वो तो, और सिंधिया जी का टिकट पक्का हो गया, तो ये इस बात के संकेत है कि कहीं ना कहीं से जो खाटी भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता, खाटी जनसंघी है, उसको कहीं ना कहीं से ये बात तो मलाल तो रहता ही है कि अपमानित किए जाने वाले कार्य हो रहे हैं। और मैं तुलनात्मक नहीं कह रहा हूं, जो कुछ आ रहा है सब सामने ही आ रहा है, प्रकट होता ही जा रहा है, चाहे वो यादव की बात हो। आता हूं योगेश जी, लौटता हूं मैं, दूसरा राउंड तेजी से हम करेंगे एक और। डॉक्टर हितेश वाजपेयी जी मुस्कुरा रहे हैं कि वो गज़ल भी याद आती है कि तुम जो इतना मुस्कुरा रहे हो, क्या कुछ अंतर विरोध और चुनौतियां हैं जिनको छिपा रहे हो। ये तो मैं नहीं कहूँगा, ये तो गज़ल का मैंने थोड़ा पोस्टमार्टम कर दिया। जी डॉक्टर साहब। देखिए सर, सबसे बढ़िया चीज़ तो आपकी तो जितनी बातें थी वो मैंने स्वीकार कर ली, लेकिन मेरे पास बहुत सारी सूचनाएं आज की जो कांग्रेस की यात्रा है उसको लेकर है। और एक बहुत अच्छी खुशी की बात मैं क्या देखता हूँ शरद जी, कि उस फोटोग्राफ में से कुछ लोग नहीं हैं लेकिन वो दिल्ली में हैं। और जैसे मैं दिग्विजय सिंह जी का नाम लूँगा तो जेपी अग्रवाल जी और वो दोनों बैठे हैं, ये आपको मैं सूचना दूंगा, लंबा बैठे हैं वहाँ पर। और कमलनाथ जी को छोड़कर ये लोग सब बैठे हैं, और सब पूर्व अध्यक्ष हैं। पूर्व जैसे एनपी प्रजापति साहब तो विधानसभा अध्यक्ष ही रहे हैं, गोविंद सिंह जी नेता प्रतिपक्ष, दे आर ऑल सीनियर लीडर्स, जो कहना चाहता हूं मैं। और सबसे अच्छी बात यह है कि इंडिया इंटरनेशनल सेंटर में ये बैठक जो है, जिसके चित्र आपने भी उठाए, इसके पिवोट हैं, मैं जिनका बहुत सम्मान करता हूँ, बहुत योग्य व्यक्ति हैं, वो है विवेक तनखा साहब। विवेक तनखा साहब अपनी क्लीन कद्दावर राजनीति के लिए मैं समझता हूँ जाने जाते हैं, और हमारा उनके प्रति बहुत सम्मान रहता है। और चूंकि उनका नैतिक बल मजबूत रहता है शरद जी,
इसलिए वो सबको मतलब बता सकते हैं कि क्या स्थिति क्या नहीं है। तो मैं जो इसमें देख रहा हूँ होते हुए कि उनके आसपास एक रचना आज मुझे बहुत अच्छा लगा क्रिएट हुई है, और ऐसा होने से जो एक कांग्रेस में जो उहापोह की स्थिति है, कांग्रेस में खासतौर से पूर्व अध्यक्षों और पुराने लोगों की जो उम्र में उतने नहीं है, जैसे अरुण यादव साहब को, वो कोई बहुत उम्रदराज नहीं है, अजय सिंह जी हैं, तो इनको स्पेस मिलने की संभावना मुझे लगता है विवेक जी सुनिश्चित करेंगे। ये एक बड़ा विषय रहने वाला था। तो आज एक बैठक पोस्टपोन नहीं हुई है शरद जी, और पोस्टपोन भी कैसे हुई आपको पता है, ये कुछ घंटे पहले की बात है। मतलब ये सब लोग दिल्ली पहुंच गए। आप सोचिए जेपी अग्रवाल साहब भी उनके बीच हैं जो फोटोग्राफ आप चला रहे हैं जी। तो इसका मतलब दे वर ऑल रेडी फॉर दीज थिंग्स। और ये जो ऑफ रिकॉर्ड बैठक हो जाती है ये एक माहौल बना देती है। इसमें कहीं मुझे ऐसा लगता है कमलनाथ जी के लिए आने समय में चुनौतियां आएंगी। मैं बहुत डिटेल में नहीं जाना चाहता हूं, पर हाँ अंदर हाउस से चुनौतियां आएंगी। और मेरा अभी भी मानना यह है कि राजस्थान और मध्य प्रदेश को लेकर निश्चित बैठकें थी आज जो पोस्टपोन हुई हैं, और उसके कारण राजनीतिक ही हैं, जिसकी तरफ आपने भी इशारा किया है कि तवा थोड़ा गर्म है, ट्रबल्ड वाटर है दोनों जगह, जो शायद राहुल जी को लगा होगा कि अभी इसमें हाथ डालना ठीक नहीं है। और 28 को वो अमेरिका भी चले जाएंगे, तो मुझे उम्मीद कम है कि उनके अमेरिका रिटर्न के पहले कुछ इसमें हो पाएगा। तो पर हाँ आज के ये चित्र जो हैं, मैं बहुत बहुत धन्यवाद दूंगा तनखा साहब को कि उन्होंने हमको अवसर दिया कि हम चेहरों से भी कुछ इशारे समझने की कोशिश करें। उन समोसों के बीच में जो चटनियां हैं उसको भी हम समझने की कोशिश करें। एंड विश देम गुड लक, बट यस हाउस थोड़ा सा डिस्टर्ब तो है। लेकिन आपने एक बड़ी महत्वपूर्ण बात कही कि हमने जो कुछ भी विश्लेषण के विनम्रता से सिरे प्रस्तुत किए बीजेपी को लेके, उसको आपने स्वीकारा। नहीं, मैंने आपको स्वीकारा, शरद द्विवेदी जी को, आपकी जितनी सलाहें थी उनको स्वीकारा जी, विश्लेषण को नहीं, ये बहुत अच्छी बात है। सलाह तो हम क्या, आपकी सलाह वाकई में बहुत अच्छी है, का सिरा है, एक शुभचिंतक के नाते हैं जी। और आपका बहुत लंबा अनुभव है शरद जी। जी योगेश जी कुछ कहना चाहते हैं डॉक्टर साहब, सुन के फिर जी योगेश जी बोलिए। नहीं, मैं इस मामले में अपेक्षित था कि शायद डॉक्टर साहब भारतीय जनता पार्टी के अंदर जो वर्तमान में साक्ष्य के रूप में दिख रहा उस पर टिप्पणी की जा सकती तो बहुत उचित होता। समय देंगे जरूर करूंगा। नहीं, एक काल्पनिक दूंगा ना, मैं बचता नहीं हूं। काल्पनिक स्क्रिप्ट राइटिंग आपने बहुत अच्छी कर दी। मैं दूंगा, मैं सीन देखा और सीन को स्क्रिप्ट में रच दिया, लेकिन जो आपके वहाँ हो रहा है, तनखा साहब ने सीन दिखाया, हमने देख लिया, उसमें कौन सी इतनी चिंता की बात है। अच्छा मैंने कोई अपशब्द भी नहीं कहे, कोई खराब बातें भी नहीं कही। आपके वहाँ जो हो चुका है, जो दिन भर से घटित हो रहा है, मनोज जी ने जो इशारा किया, अवसर देंगे तो मैं कहूंगा ना, उस पर भी कह देते कि आपके साथ क्या हो रहा है, भारतीय जनता मतलब आपको भी पता है कि कांग्रेस के अंदर खाने में सब कुछ अच्छा नहीं है। पता हमारे वहाँ कुछ हुआ ही नहीं, तो घबरा क्यों रहे हैं? मैंने तो अभी कुछ बोला ही नहीं है। आपने काल्पनिक, चलिए मैं इसको थोड़ा समझाने की समझने की कोशिश करता हूँ, मैं इसको समझने और समझाने की कोशिश थोड़ी करता हूँ। मनोज जी, भारतीय जनता पार्टी की बात करें तो वहाँ ये हम मान सकते हैं कि जिस तरह से एक सम्मिश्रण 2020 में हुआ है, कुछ महत्वपूर्ण चुनौतियों के स्वरूप वहाँ से जुड़े हो सकते हैं, जैसा बुंदेलखंड का एक मसला सामने आया है। गोपाल भार्गव जी का जो विषय है उसको भी लोग कुछ दूसरी दृष्टि से भी देख रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी में क्या फार्मूला बनेगा इस बार, उम्र का फार्मूला होगा, किस तरह का फार्मूला होगा। लेकिन कांग्रेस की तरफ अगर हम लौटें तो कांग्रेस में कमलनाथ जी को इसका श्रेय तो दिया जाएगा कि उन्होंने गुटबाजी के उस स्वरूप को ख़त्म कर दिया जो 2018 के पहले कांग्रेस में थी। लेकिन गुटबाजी के उस स्वरूप को ख़त्म करने के साथ एक चुनौती ये हो गई कि व्यक्ति किसी न किसी से तो लड़ने के लिए तैयार रहता ही है। तो अब ये स्वयं कमलनाथ जी हो गए हैं, क्योंकि उनकी शैली का जो स्वरूप है वो पारंपरिक स्वरूप इसके पहले राजनेताओं का जैसा रहा है कि भले ही वो सहमत असहमत हों लेकिन वो चुप रहते थे, बैठते थे। कमलनाथ जी स्पष्ट दो टूक कहते हैं कि ये होगा, ये नहीं होगा। और यही वजह है कि कई बड़े नेता भी शामिल हैं मध्य प्रदेश के जो, और डॉक्टर साहब जिसकी तरफ इशारा कर रहे थे, एक बैठक तो दिल्ली में हुई है, ये खबरें तो हैं। उन बैठकों में क्या हुआ है, क्या अपने मन की बात कहने का मन बनाया गया है, क्या कमलनाथ जी से भी कुछ बातें कही जाएंगी, इसे आप किस रूप में देखते हैं? देखिए
मुझे नहीं लगता है कि अब जो फोरम, जिस फोरम की चर्चा होती रही कि कांग्रेस के भीतर ये रहा कि सब खुलकर अपनी बातें रखें और बातें रखने के बाद जो जहां हो उस पर एक विचार हो जाए। पर आप देखिए इस बैठक का निरस्त होना या कैंसिल होना, जिसे जैसा भी कहें, ये बात अलग है कि तमाम लीडर्स कोई आज तो गए नहीं, बल्कि 2 दिन से वहाँ जमे बैठे हुए थे और 2 दिन से इस पर विचार चल रहा था। खबरें तो बहुत सारी थी कि ऐसा कुछ हो सकता है, लेकिन ये अच्छी बात है कि डैमेज करने का इसको प्रयास किया और कांग्रेस ने ये सीखा है शरद जी, ये भारतीय जनता पार्टी से सीखा है या अपने खुद के भीतर जो स्थितियां निर्मित हुई है उससे सीखा है। और इसके लिए कमलनाथ जी को भी मुझे लगता है कि एक धन्यवाद ही देना चाहिए कि वो समझ गए, या दिग्विजय सिंह भी समझ गए होंगे कि ऐसा नहीं होता, यदि ये होता तो फिर तस्वीर कुछ दूसरी हो जाती। पर अब इससे मुझे लगता है कि थोड़ा बहुत बीजेपी को भी सीख लेना चाहिए कि जो चीज़ें बीजेपी के अंदर रहा करती थी वो कांग्रेस सीखने लगी, जो कांग्रेस के भीतर थी वो बीजेपी सीखने लगी। तो ये एक बड़ा परिवर्तन देखने को मिल रहा है। जैसा आपने भी कहा, कुछ लोग आए भारतीय जनता पार्टी में, एकदम तो कैडर को वो समझ नहीं पाएंगे। बीजेपी का अपना एक कैडर है, एक अपनी प्रक्रिया है और मुझे लगता है उसी प्रक्रिया पर भारतीय जनता पार्टी बढ़ रही है। आने वाले 2-3 दिनों में कुछ अच्छी चीज़ें दिखेंगी। योगेश जी, ये बिल्कुल सही बात है कि कई बार जब चीज़ें हमें बहुत बेहतर दिखती हैं तो कई बार राजनीति की मैं बात कर रहा हूँ कि अंदर अंदर कुछ और खिचड़ी भी पक जाती है और कारण आप भी समझते हैं। कुछ लोग जो एक ताकतवर नेता के आने के बाद चुप हो जाते हैं क्योंकि उन्हें मालूम है कि केंद्र में भी कांग्रेस आला कमान के पास जाने से भी कुछ नहीं होगा, लेकिन अंदर अंदर चीज़ें तो हैं। जैसे हमने राजस्थान में भी देखा कि पायलट साहब काफ़ी पीड़ा में, और अभी तो आप देख रहे हैं खुले तौर पर बगावती तेवर हैं कि जिनके पोस्टर लग रहे हों कि मैं अन्याय नहीं सहूँगा, और जो अपनी ही पार्टी के खिलाफ धरने पर बैठ जाते हों। लेकिन अशोक गहलोत पर पूरा भरोसा है और कांग्रेस के जो 3 राज्यों के फार्मूले हमें समझ पर आते हैं कि वो अपने सिद्धहस्त और वरिष्ठ नेताओं को दरकिनार नहीं करती है। कर्नाटक में सिद्धा भारी पड़े डीके शिव कुमार पर, 2018 में अशोक गहलोत भारी पड़े पायलट जी पर, और 2018 में कमलनाथ जी भारी पड़े सिंधिया जी पर। तो इसको तो दरकिनार करने का, क्या ये बेचैनी, इसको ठीक से टैकल कांग्रेस कर रही है? देखिए शरद जी, राजस्थान का मध्य प्रदेश से बिल्कुल इतर सब्जेक्ट है, विषय है, तो मैं राजस्थान के मैटर पर कोई टिप्पणी नहीं करूंगा। लेकिन मैं जो महसूस कर रहा हूं, जैसा आपने स्वयं स्वीकार किया है कि जो घर का मुखिया होता है उसके जो मुखिया के जो तरीके होते हैं, विशेषकर सामूहिकता, समर्पण, सहिष्णुता और त्याग और बलिदान के, आज में हमारे जो वरिष्ठ नेता हैं, चाहे कमलनाथ जी हो, दिग्विजय सिंह जी हो, और यही परंपरा हमारे दूसरे नेता भी निर्वाह कर रहे हैं। अब की ये बात है कि हर कोई त्याग के लिए पहले प्रतिबद्ध है। मैं टिप्पणी भारतीय जनता पार्टी पर इसलिए भी आप ही लोगों ने कर दी है और हो ही रहा है, छप ही रहा है, दिख ही रहा है, लेकिन ये बात तय मानिए कि 2018 के पहले की जो वस्तु स्थिति भारतीय जनता पार्टी में निर्मित हुई थी वही स्थिति आज है। और आज वो स्थिति विकृत रूप में इसलिए सामने आ रही है कि आज भारतीय जनता पार्टी में जो गए हुए जनसंघ के लोग हैं, जो जनसंघ के मूल लोग हैं, जो ज्योतिराज सिंधिया जी के सेकंड लाइन के जो लोग हैं, वो अपने आप में इतनी बेचैनी, इतनी घबराहट महसूस कर रहे हैं कि ये इमरती देवी एक वानगी है इस तरीके का बयान देना। क्या आप केपी यादव कह रहे हैं कि ऑल इज वेल, तो आप हृदय से कहते हैं कि वो उनका फेयरवेल नहीं होगा? ये बात तो स्पष्ट हो गई कि अब वो ऑल इज वेल के बाद फेयरवेल है उनका, क्योंकि ज्योतिराज सिंधिया जी की तरफ से वहां पर सांसद के लिए अपना दावेदारी ठोकी जा चुकी है। और सिंधिया जी की एक अपना नेचर है कि वो मैं, आप भी जानते हैं, डॉक्टर साहब भी स्वीकार करेंगे कि वो मैं के अंतर्गत हैं, हम में बहुत कम विश्वास स्वीकार करूंगा आपके गलत नहीं, आप इसलिए क्योंकि क्यों करेंगे? आप कुछ भी बोलते रहेंगे, मैं स्वीकार करता रहूंगा। ये गजब बात कर दी आपने। नहीं, आप स्वीकार इसलिए करेंगे कि अहंकार से बाहर आप खिलाफ बोल नहीं पाएंगे। कमलनाथ जी अहंकार से ग्रस्त होकर निर्णय ले रहे हैं, क्या आप स्वीकार करेंगे इस स्टेटमेंट को? आप ज्योतिराज और करेंगे तो बता दीजिए, चुपचाप मुझे व्हाट्सएप कर देना आपके। हाँ, मैं स्वीकार तो करता हूँ, स्क्रीन पे नहीं बोल पाया। समर्थन करते हैं क्या इमरती देवी के बयान का? समर्थन करते हैं क्या? चलिए मैं डॉक्टर साहब की तरफ आता हूँ। इमरती देवी के बयान का समर्थन करते हैं आप क्या? और यदि नहीं करते तो चलिए योगेश जी मैं जवाब लेता हूँ, डॉक्टर साहब की तरफ आता हूँ। डॉक्टर साहब जी साहब, जो बात है कि समस्याओं को स्वीकार के पर्दे के भीतर ही उन चीज़ों का हल किया जाए, बजाय उनके कि वो मीडिया में नाना प्रकार के स्वरूपों में सामने आए, और उसको हवा देने वाले तो बीजेपी के नेता ही होते हैं कि साहब ये आ जाएगा तो एक दबाव बन जाएगा, एक समूह बन जाएगा। और आपके यहाँ एक समय
तो आप भी जानते हैं उमा जी इसको लेकर बहुत दुखी रही हैं कि ये ऑफ द रिकॉर्ड जो प्रेस कॉन्फ्रेंस होती हैं, तमाम बातें होती हैं, ये बहुत बड़ी चुनौती बनती हैं। इस पर आप क्या राय रखते हैं कि इसको बीजेपी कैसे टैकल करेगी? देखिए शरद जी, ये बहुत सरल विषय है और इसको उतनी ही सरलता से लिया जाए। हाँ, पूरी तरह से ये राजनीतिक विषय है जिसकी आप चर्चा कर रहे हैं। देखिए 180 दिन बचे हैं शरद जी। 180 में से ये 90 दिन पोस्चरिंग के लिए हैं। चाहे वो आप कैंपेन की स्ट्रेटेजी बना लीजिए, टिकट डिस्ट्रीब्यूशन की बना लीजिए, टिकट मांगने की, लेने की, देने की बना लीजिए, कोई भी दल हो। और 90 दिन के बाद ये विषय के आंसर सेट हो जाएंगे, तो जो 90 दिन बचेंगे वो फिर कांग्रेस और बीजेपी के बीच का आपको प्रतिस्पर्धा दिखाई देगी, जो इन 90 दिन में प्लान किया है फेजेस के रूप में, आपको कैंपेन जिसको बोलते हैं। लेकिन ये जो 180 के 2 हाफ हैं, तो ये फर्स्ट हाफ का आप नज़ारा देख रहे हैं जो शुरू हुआ है। और राजनीतिक देखिए पूरे जो परिवेश है इसमें चुनाव एक उत्सव के रूप में होते हैं, उसके अपने रंग होते हैं। तो मैं उसको मैं संकीर्णता से नहीं देखता शरद जी। यदि वो मर्यादाओं के तहत आ रहे हैं अच्छी बात है, जहाँ पर हमको लगता है कि नहीं भाई मर्यादा क्रॉस हो रही है तो हम, आप भी जानते हैं, उस पर कार्रवाई भी होती है। और ऐसा नहीं होता है कि कोई हमारे साथ है वहाँ चला गया तो खराब हो गया है, वहाँ था हमारे साथ आ गया, ये सरलीकरण है। तो मुझे लगता है ये 90 दिन पॉलिटिकल पोस्चरिंग के तहत आप बहुत सारी घटनाएं, स्टेटमेंट देखेंगे और हम उसका बेहतर प्रबंधन जो आपकी चिंता है कर आपके सामने आया करेंगे। सबसे महत्वपूर्ण बात यही है कि यहीं से लीडरशिप खड़ी होती है। और एक फिल्म थी बाहुबली, बड़ी चर्चित, विक्रमादित्य भी याद आ सकते हैं उस फिल्म को देखकर। और इन लोगों ने युद्ध भूमि में यही किया कि जब सैनिकों के पैर उखड़े या मत भिन्नता हुई तो उन्होंने पूछा कि मृत्यु क्या है? मृत्यु है कि जिसके परचम के नीचे खड़े हो, जिस झंडे के नीचे खड़े हो, उस झंडे का अपमान है मृत्यु। उस झंडे को नीचा दिखाना है, जीवन को निकृष्ट करना। कहा यह भी जाता है कि जब सिकंदर आया और पुरू के सामने उसके पैर उसकी सेना के उखड़े तो उसने बड़ी रणनीति अपनाई और अपना ध्वज नीचे रख दिया कि अगर वापस लौटना चाहते हो तो इस ध्वज को कुचल कर जाओ पीछे। ये भावना का भी समय है कि भावना समझिए, अच्छे लोगों को चुनिए। बुद्धिमानी सिर्फ किसी एक व्यक्ति के पास नहीं होती। कई बार बहुत ऐसे लोग जिनको सुना नहीं जाता है, उनके पास खजाना है कहने के लिए, लेकिन पार्टियां अक्सर सर्वे करने वाले राजा बाबू टाइप, हमारी तरह टाई पहनने वाले लोगों के पास उलझ जाती हैं। कई बार अब तो कहीं से पीके आ जाते हैं, कहीं से कानू गोलू साहब आ जाते हैं। लेकिन इसके बीच में योगेश यादव और डॉक्टर हितेश वाजपेयी जैसे खाटी कार्यकर्ता भी किसी से कम नहीं है साहब। मत समझिए इनको बुलाइए, इनसे बात करिए, इनसे सुनिए। हो सकता है कि कुछ ऐसा मिल जाए कि आपको लगे कारू का खजाना मिल गया। बहुत शुक्रिया डॉक्टर हितेश वाजपेयी, बहुत शुक्रिया योगेश जी, बहुत धन्यवाद मनोज जी, नमस्कार।